नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा पे। आज हम रिटेलर्स के पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन सेक्टर पे निवेश करना चाहिए, कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कब बेचने चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कितने शेयर्स हम खरीदें कि जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगे हमारा जब हम इन्वेस करें तो मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल सके। इन सब चीज़ों के ऊपर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे निवेदन है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि आगे जब भी मैं नई वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले दोस्तों जो पोर्टफोलियो में हमारा सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम जब स्टॉक्स लेते हैं तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि स्टॉक्स जब ले रहे हो तो हमें कब लेना है और किन पैरामीटर्स पे लेना है। अभी कैसा होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, ये बोलेंगे ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, आज के दिन में ये बढ़ रहा है, ले लो। लेकिन पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हो तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप जब पोर्टफोलियो ले रहे हो तो उसमें आपका एक टाइम होरिजन, आप कितने समय के लिए शेयर्स ले रहे हो। तो आपका सबसे बड़ा पहले कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए कि मैं जब शेयर्स ले रहा हूँ तो कितने दिन रखूँगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 5 साल। तो जब पोर्टफोलियो ले रहे हो तो सबसे पहले आपका जो समय हो, समय फिक्स होना चाहिए कि मैं अगर ये शेयर्स ले रहा हूँ तो इस शेयर्स को मैं कितने समय तक का टाइम दूँगा। तो सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब जैसे समझ लो अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो आप शेयर्स के लिए कम से कम 3 से 5 साल का समय दीजिए एक शेयर्स को लेने के लिए। अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा है तो कम से कम 3 साल से 5 साल उसको होल्ड किए, तो जाके आपको उसमें एक कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और स्टॉक्स लेने का जो आप सीधे एक एग्जाम्पल पकड़िए, आप जब बैंक में एफडी करने जाते हो तो बैंक में एफडी आपको कितना परसेंट में मिलता है। आज के टाइम पे खैर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, सब कुछ ज़्यादा है, तो आपको मैक्सिमम 7, सवा 7 या सीनियर सिटीजन में जा रहे हो तो 8% के आसपास कुछ बैंकें दे रही है। बट आप उतने के लिए आप कितना 3 साल, 5 साल, 7 साल इतना समय देते हो तो जाके आपको उतना प्रॉफिट, उतना रिटर्न मिलता है। 5%, 7%, 8% रिटर्न के लिए आप 5 साल, 7 साल समय देने के लिए तैयार हो। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो अगर, तो प्रॉपर्टी में भी आपको इन्वेस्ट जब करते हो तो प्रॉपर्टी में भी आपका जो पैसा है वो आपको कम से कम 3 साल, 5 साल समय दोगे तो फिर आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों मार्केट में कोई दूसरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आपको दे सके। शेयर मार्केट में आपको जितना पैसा मिलेगा उतना पैसा आपको दूसरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। तो आप जब शेयर्स चूज़ कर रहे हो तो आप उसको ध्यान रखिए कि आप जब शेयर्स ले रहे हो तो कम से कम 3 साल, 5 साल का समय दीजिए और मार्केट में वही पैसा लगाइए कि जो आपको अगले 3 साल, 5 साल को ऐसा लगता है कि इस पैसे की मुझे शायद ज़रूरत ना पड़ेगी, मैं इस पैसे को 3 साल, 5 साल तक निवेशित रह सकता हूँ, तो उतना ही पैसा लगाइए। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है जो मैं अगले 2 साल, 3 साल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 1 लाख ही नहीं डालिए। अगर समझ लो आज के समय में आपके पास 5 लाख रुपया है, लेकिन आपको लगता है कि इस 5 लाख में से मुझे 4 लाख रुपये की ज़रूरत तो अगले 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में पड़ सकती है, तो आप 5 लाख पूरा मत डालिए। आपको जो 1 लाख रुपया लग रहा है कि 1 लाख रुपया आपका जो लग रहा है कि 1 लाख रुपये में आपको मेरे को अगले 3 साल, 5 साल में अगर मैं इस पैसे को नहीं यूज़ करूँगा तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप वही पैसा उस मार्केट में डालिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा 5 लाख डाल दीजिए और फिर आपको 6 महीने, 8 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, तो पता चला उस समय किसी कारणवश मार्केट नीचे है या आपका शेयर्स का भाव नीचे है, तो आपको उन शेयर्स के भाव को नीचे के भाव में बेचना पड़ रहा है। तो आप उसको ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ होता है किस सेक्टर में निवेश करें। आप किस सेक्टर में, जैसे कैसा होता है कि मार्केट में हर टाइम कुछ ना कुछ एक सेक्टर होते हैं, जैसे मेटल होता है, शुगर है, रियल्टी है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी है, फार्मा है। तो इन सब सेक्टर से जो होते हैं इसमें से कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो साइक्लिकल होते हैं, जिनका एक साइकिल होता है। वो साइकिल जब आता है तभी चलते हैं, ऐसे रोज़ नहीं चलते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँगा शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर आपका देखेंगे तो शुगर सेक्टर में हरदम नहीं चलता है, इसका एक साइकिल होता है। साइकिल आने पे ये 5 साल, 10 साल बाद एक का जब साइकिल आएगा तो 5 साल, 10 साल बाद ये स्टॉक्स चलेंगे। मेटल सेक्टर होते स्टॉक्स जो है जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, ये सब मेटल स्टॉक्स जो हैं हिंडाल्को, तो ये सब शेयर्स जो है ना, ये सब जब इनका टाइम आएगा तो चलेंगे, नहीं तो फिर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल
एक ही जगह पे एक ही रेंज में रुला देंगे, तो क्या आप थक हार के बोलोगे यार पैसा तो बन ही नहीं रहा है, क्या इसमें निवेश करें, क्या मतलब है। तो आप साइक्लिकल जो स्टॉक्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, जिसमें ग्रोथ लगता है, जिसमें आपको लगता है कि ये कंपनी या ये सेक्टर, ये स्टॉक्स लगातार 15% 20% या 25% के CAGR से बढ़ेंगे, तो आप उस सेक्टर में निवेश कीजिए। उसके बाद एक जो बड़ी चीज़ हमारी रिटेलर्स की गलती होती है कि हम 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे, 5 लाख के पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक जमा कर लेते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर आपने स्टॉक्स बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मैक्सिमम 15 या 16 शेयर होने चाहिए। अगर आपका समझ लो 50 लाख का भी पोर्टफोलियो है, मैं बोलता हूँ 50 लाख का भी पोर्टफोलियो, 50 लाख के पोर्टफोलियो में भी आपका 15-18 से शेयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और हम रिटेलर्स क्या करते हैं, 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो 5 लाख के पोर्टफोलियो में भी 50 शेयर जमा कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे आपका एक स्टॉक चलेगा, एक स्टॉक नहीं चलेगा। तो आप नेट नेट क्या होगा, आप इंडेक्स के आसपास ही रहोगे, या फिर आपको लगेगा अरे यार मेरा 5 लाख का मैंने डाला है, लेकिन 5 लाख पे आज भी मुझे वही 5 लाख ही मिल रहा है। तो ऐसा ये गलती ना करें। हमारी रिटेल की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही होती है कि मेरे दोस्त ने बोला ये शेयर ले लो, तो आज ये 10 शेयर ले लिए। दूसरे दोस्त ने बोला अरे ये वाला सेक्टर अच्छा लग रहा है, ये शेयर अच्छा लग रहा है, तो आज हमने उसको ले लिया। ऐसी गलती ना करें। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो पोर्टफोलियो में आपके मैक्सिमम 5 7 या 10, मैं तो बोलूँगा मैक्सिमम 10-12 शेयर होने चाहिए। 10-12 शेयर से ज़्यादा शेयर्स नहीं है। हम यार कितने का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, इससे ज़्यादा पोर्टफोलियो बनाते नहीं मोस्टली हमारे रिटेलर जो निवेश करते हैं। तो उस पोर्टफोलियो में आप क्या करोगे, आप उसमें इतने शेयर्स लेकर आप कभी आपने कभी एक चीज़ देखा है। अच्छा, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, हम तो यहाँ पे लाखों में बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज के जो होते हैं हज़ारों करोड़ में निवेश होते हैं उनके। उनका जो पोर्टफोलियो होता है 5,000 7,000 8,000 करोड़ का होता है, 10,000 करोड़ का, जितना बड़ा जैसा फंड साइज़ है। लेकिन आप इतने बड़े फंड साइज़ में भी अगर आप उनके पोर्टफोलियो में अंदर जाके आप देखोगे, उनके निवेश के अंदर जाके देखो, इतने बड़े साइज़ में भी उनके पोर्टफोलियो में 12-15 शेयर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 12 15 18 इससे ज़्यादा शेयर्स नहीं मिले। जब अगर वो साहब इतना 10-10 20-20 हज़ार करोड़ के निवेश में 18-20 हज़ार शेयर्स के साथ में निवेश कर रहे हैं, तो यार हम क्यों वो गलती कर रहे हैं। इसी गलती की वजह से हमारे पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आता है। तो हमको वो चीज़ अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ होता है कि आप स्टॉक्स लेंगे तो कौन से लें, लार्ज कैप ले, स्मॉल कैप ले या मिड कैप ले। तो पैसा तो यार मुझे ना लगता है कि ऐसा मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में ही बनता है। अगर रिटेलर्स हमको अगर आपको अपना पैसा मल्टीप्लाई 5 का 10, 10 का 20, 10 या 20 का 50 करना है, तो वो पैसा आपका लार्ज कैप में नहीं बनेगा उतना। आपका पैसा वो 10 का 20 किस में बनेगा, 10 का 20 स्मॉल कैप या मिड कैप में ही बनेगा। अब आप उठा लो, अगर आपने आज के दिन पे रिलायंस ले लिया, तो रिलायंस आपका यहाँ से अगले 5 साल में डबल नहीं हो सकता। रिलायंस यहाँ से कितना एनुअल रिटर्न देगा, रिलायंस यहाँ से आपको मैक्सिमम 12 से 15% का रिटर्न देगा, या फिर वो शायद वो भी डिपेंड करता है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो शेयर्स होते हैं वो अगले 5 साल में आपको कम से कम 2 से 3 गुना तो आपका कर सकते हैं। तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को चूज़ कीजिए, जो उसमें जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हों, जो क्वालिटी स्टॉक्स हों, आप वहाँ पे निवेश कीजिए, तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने यार आप TCS उठा लो, इन्फोसिस लो, या ये सब क्या है, ये सब हाथी हैं। हाथी का शेयर हाथी आप ले लोगे तो यार उसको कैसे पालोगे, उसको क्या समझोगे। ये सब शेयर्स अगर आपको TCS इन्फोसिस उनके लिए बेटर है, जो कोई आदमी रिटायर्ड पर्सन है, जिसकी कहीं काम की पूरी ज़िंदगी उन्होंने फंड पाया है, सर्विस फंड से मिला है उनको अच्छा पैसा, और उनको रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो एक सेफ रिटर्न के हिसाब से भाई मेरे को साल भर में चलो 10% 12% मिल जाएगा और मुझे कुछ रिस्क नहीं लेनी है, तो वो हिसाब से आप उसमें वो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज कम है, आप अगर अब 25 साल 26 साल 30 साल के हो, तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि यार आप स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स देखिए। स्मॉल कैप मिड कैप में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और उस वहाँ पे ही आपका पैसा डबल तिबल होगा। लार्ज कैप में आप अगले 5 साल में मुझे इन्फोसिस तो नहीं दिखता कि यहाँ से डबल हो जाएगा, या रिलायंस डबल हो जाएगा, TCS डबल हो जाएगा, HUL डबल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर नहीं ध्यान दीजिए। अगर आपको छोटा फंड साइज़ है, आपका छोटा पोर्टफोलियो, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में बनाइए, उसमें यार पैसा बनेगा। अब आता है सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी कि आपको कब शेयर्स में एंट्री करनी है और कब एग्ज़िट करनी है। एंट्री करने के लिए आपका समय कब सही होता है और एग्ज़िट कब करना है। तो एंट्री करने के लिए देखो, अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और वो लगातार आपके लेने के बाद लगातार गिरते जा रहा है, उसमें कहीं पे कुछ रिकवरी या कुछ बाउंस नहीं कुछ हो रहा है, तो
उसको कंटिन्यू एवरेज नहीं करना है। अगर आपको होता है कि आप स्टॉक्स कोई लिए, वो गलत पड़ गया, वो नहीं सही जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी में बने रहो। आप उसको छोड़ भी सकते हो, दूसरा कुछ ट्राई कर सकते हो। अब जैसे काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं येस बैंक कैसा लगता है, येस बैंक में क्या होएगा, येस बैंक में क्या है? यार येस बैंक पिछले आप 3 साल से देख लो, वही 12-15 से लेके 20 के रुपए के रेंज में फँसा हुआ है। और मुझे येस बैंक अगले 2 साल तक और ऐसा लगता है कि 20 रुपए के आस-पास, 20 रुपए के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगले 2 साल बाद जब भी येस बैंक 20,000 के 20 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो वो फिर वहाँ से ना सीधा 90-100 रुपया हो जाएगा। फिर वहाँ से वो 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। उसमें जो पैटर्न बन रहा है, जो चीज़ उसका अभी येस बैंक के ऊपर जो हैंगओवर है, ओवरहैंग है कि उन्होंने जो तकलीफ में आए थे आज 3 साल पहले, तो जो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सब बैंकों ने आके उनको सहारा दिया और निवेश किया, उनका स्टेक लिया है, तो वो उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको लॉक इन पीरियड रखा था कि 3 साल तक आप जो भी निवेश करें उसका 75% नहीं बेच सकते हो। तब वो लॉक इन खत्म हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं अभी कि अगर ये लॉक इन खत्म हुआ है तो अभी एसबीआई आके बेचेगा, ये सब बेचेंगे तो शेयर्स का भाव कहाँ जाएगा? यार एक चीज़ समझ लो कि अगर एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो उन्होंने निवेश किए हैं इस बैंक के अंदर, तो वो आगे ना वो अपना शेयर्स ना मार्केट में नहीं बेचेंगे। क्योंकि अगर अगर आज एसबीआई आके उन्होंने कुछ 6-6,500 करोड़ का निवेश किया था येस बैंक में 10 रुपये के भाव में, आज के दिन पे येस बैंक का भाव चल रहा है 15 रुपया, तो 3 साल में उनको 50% का ऑलमोस्ट रिटर्न मिल रहा है। तो 3 साल में अगर वो 50% रेट में आके बेचना चाहते हैं, तो उनका शेयर्स पूरा भाव मार्केट में नहीं बिकेगा। तो वो जो भी शेयर्स उनके बिकेंगे वो ब्लॉक डील के थ्रू बिकेंगे, क्यूआईबी में बिकेंगे, तो वहाँ पे बिकेंगे। और वहाँ पे जब एसबीआई निकलेगा तो कोई ना कोई दूसरा बड़ा निवेशक आएगा। ऐसा नहीं कि एसबीआई निकल जा रहा है तो पूरा शेयर्स रिटेलर्स के आसपास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जब एसबीआई निकलेगा तो उसके जगह पे वो उनका ऑलरेडी बैक एंड में डील हो जाएगा और कोई ना कोई बड़ा निवेशक आएगा उसके अंदर और वही पैसा डालेगा उसके अंदर। तो वो ऐसा नहीं। दूसरा येस बैंक ने अभी क्या किया है कि येस बैंक ने अभी अपना जो उनके एनपीए थे वो सब थे उनके, एक दूसरा कंपनी बना के सब उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो उनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी सुधर रही है। अब वो आगे अगले 2 साल मुझे और लगता है येस बैंक में ऐसा कुछ खास पैसा नहीं बनेगा। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आप ले रहे हो, अगर आपके दिन पे अभी क्या होगा, हमारे रिटेलर्स क्या गलती करेंगे, जिन्होंने 12 रुपये 15 रुपये में लिए हैं, जिस दिन येस बैंक का भाव वापस से 22 रुपये 23 रुपये दिख जाएगा उस दिन वो बेच देंगे। तो यार 22-23 रुपये में तब मतलब अब वहाँ से तो उसका एक्चुअल चलने का टाइम हुआ है, आप उसी समय निकल रहे हो। फिर आप जब 22-23 रुपये में बेच दोगे तो फिर दोबारा वो आपके हाथ में नहीं आएगा। तो आप फिर उसका 30 रुपये का भाव देखोगे तो आप सोचोगे यार मैंने 15 रुपये में लेके अभी 23 रुपये में बेचा है, तब मैं वापस इसको 30 रुपये में क्यों लूँ? तो एक बार आदमी जब बेच देता है नीचे के भाव में, तो ऊपर के भाव में चढ़ के वो लेने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसी गलतियाँ ना करिए। अगर कोई स्टॉक्स आपका ब्रेकआउट हो रहा है, उसका फंडामेंटल चेंज हो रहा है, तो आप उस स्टॉक्स को उस समय पकड़ के बैठिए। आप 2 साल 3 साल टाइम दिए हैं, 2 साल 3 साल के बाद जब उसमें पैसा कमाने का समय आया तो पता चला आप उसमें से निकल गए। ऐसी गलतियाँ ना करें। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन से स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आज तो हमने खाली पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं, क्या एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ध्यान देना चाहिए वो डिस्कस किया है। आगे के जब हम वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे कि हमको कौन से स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आगे भी हैं कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से स्टॉक्स नहीं लेने हैं, कब लेने हैं, इसके ऊपर जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमें फॉलो करें, ताकि आपको आगे जब भी कौन से लेने हैं शेयर्स आपको पता चले और आप उन शेयर्स में निवेश कर सकें। थैंक यू दोस्तों।